जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम परिचर्चा करेंगे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे हम हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक मनी और बैंकिंग, यानी जिसे हम हिंदी में मुद्रा और बैंकिंग भी कहते हैं, उसका एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में वस्तु विनिमय भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। टॉपिक में इस सेशन में हम परिचर्चा करेंगे सर कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय किसे कहते। तो बार्टर एक्सचेंज जो है इसकी जरूरत कहां से पड़ा, तो अगर आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी यानी मुद्रा का उद्गम, तो मुद्रा का उद्गम का पहला जो स्टेज है जिसमें हम पढ़ते हैं कमोडिटी मनी, यानी कमोडिटी मनी कुछ और नहीं बल्कि बार्टर एक्सचेंज है। यानी हम कह सकते हैं बार्टर एक्सचेंज मींस कमोडिटी मनी। ठीक है, तो समझते हैं कि बार्टर एक्सचेंज जिसे हम हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, आखिर में है क्या बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज सिंपल, सरल और सहज भाषा में कहें तो बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है इट रिफर्स टू डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी, यानी वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन, वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन ही क्या कहलाता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहता है। यानी जब हम वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन करेंगे, वस्तु से वस्तु का लेन देन करेंगे, तो उसे ही हम कहेंगे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसे वस्तु का विनिमय वस्तु के द्वारा ही होता है, यानी वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन ही क्या कहलाएगा सर, तो बार्टर एक्सचेंज कहलाएगा। इंग्लिश में इट रिफर्स टू डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी, यानी कमोडिटी से कमोडिटी का एक्सचेंज करना ही क्या कहलाएगा, तो बार्टर एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या सर, एक्सचेंज का मतलब लेन देन यानी विनिमय। ठीक है, लेन देन का मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा। उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर किसी व्यक्ति को जो शूज बनाने वाला है, अगर कोई जूता बनाता है, लेकिन अगर उसको जो है वो गुड्स के रूप में मान लीजिए शुगर यानी कि नमक की जरूरत है, तो बेचारा नमक वाला जो है वो जूता ले लेगा, ठीक है, और जूता वाला जो है वो नमक ले लेगा। लेकिन ये दोनों जब आपस में विनिमय करेंगे, ठीक है, यानी आपस में रेडी टू एक्सचेंज करेंगे, तो उनके बीच जो है वो क्या होना चाहिए, तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, यानी ये गुण जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखें सर, तो देखिए यहां पर जो हमारा राइस है, ठीक है, और यहां पर जो हमारा ट्रैक्टर है, यानी कि ये बेचारा जो ट्रैक्टर जो किसान है उसको ट्रैक्टर का जरूरत है, उसे जो है वो ट्रैक्टर की आवश्यकता है, ठीक है, तो वो ट्रैक्टर को क्या करेगा, उपयोग कर लेगा, ठीक है, और इसके बदले में जो ट्रैक्टर वाला व्यक्ति है अगर उसे राइस की जरूरत है तो उसे राइस ले लेगा। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहां पर ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, रेडी टू एक्सचेंज हो रहे हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम ही है, यानी वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन ही क्या कहलाएगा, तो वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहलाएगा। आपके मन में विचार आ रहा होगा ये सर बार्टर एक्सचेंज सिस्टम जो है उसे हम एक और नाम से जानते हैं, तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। आपको ध्यान रखना है इसे सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, वेयर सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, सी स्टैंड फॉर सीसी इकोनॉमी मींस व्हाट, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। हिंदी में इस वस्तु अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यानी इसे वस्तु अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमको यह बताइए कि जब बार्टर एक्सचेंज सिस्टम हो रहे होते हैं, यानी जब वस्तु विनिमय प्रणाली आपस में हो रहे होते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के होने के समय पर एक वस्तु के बदले में कितना वस्तु जो है आपस में बदला जाएगा, वो कैसे डिपेंडेंसी हुआ करता था। तो उस समय क्या हुआ करता था, द ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ग्रुप, यानी प्रोडक्ट के साइज ऑफ द ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता था कि कितने वस्तु के बदले जो है वो कितना वस्तु का जो है वो क्या किया जाएगा, तो विनिमय किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है सर, क्या ध्यान में रखना है कि द ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ग्रुप, यानी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के समय जब हम क्या करते हैं
वस्तु को विनिमय करते हैं तो वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द ग्रुप के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे सर कि व्हाट डू यू मीन बाय द सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी किसे कहते हैं, हिंदी में हम किसे कहेंगे, वस्तु अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो बताता है कि commodity money या commodity economy is that economy where barter is used and money does not perform the function of exchange। यहां बताता है कि जब आप एक्सचेंज कर रहे होंगे तो एक्सचेंज करने के समय जो है वो मनी फंक्शन नहीं करेगा, उस समय जो एक्सचेंज करने समय जो फंक्शन करेगा वो बार्टर करेगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सीसी इकोनॉमी कहते हैं। यानी सीसी इकोनॉमी कुछ और नहीं है। अगर हम बोले आसान भाषा में कि सीसी इकोनॉमी क्या है तो आप बताएंगे सीसी इकोनॉमी कुछ और नहीं है सर, यानी मनी का फंक्शन नहीं होना, यानी मनी वहां पे काम नहीं करेगा और मनी के काम नहीं करने के एवज में जो काम करेगा वो कौन करेगा, यानी बार्टर करेगा। यानी बार्टर के माध्यम से यानी वस्तु जो है वस्तु से वस्तु का जब हम विनिमय करेंगे तो उसे ही हम क्या कहते हैं सर, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, सीसी इकोनॉमी कहेंगे। यानी वस्तु अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता है तथा विनिमय के लिए मुद्रा का उपयोग नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना था। तो ये है सीसी इकोनॉमी। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम या डेफिनेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। यानी वस्तु विनिमय के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, और ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो है आपके सामने जो है, जिसमें हम पहली जो डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आरपी, यानी अकॉर्डिंग टू आरपी केंट साहब के अनुसार हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो हमारा डिफिनेशन होगा अकॉर्डिंग टू हमारा जो है एस ई थॉमस के अनुसार। यानी दोनों ही डिफिनेशन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। एक एक करके समझेंगे। तो आरपी केंट साहब के अनुसार क्या है, आरपी केंट साहब के अनुसार बार्टर इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। जब बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कुछ और नहीं है, हम एक्सचेंज करेंगे गुड्स फॉर गुड्स से विदाउट द यूज ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी आरपी केंट साहब करते हैं कि देखिए भैया, जब आप मनी का प्रयोग नहीं करेंगे एज एक्सचेंज के रूप में, उसके जगह पे आप जो है वो गुड्स का प्रयोग करेंगे, गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज करेंगे, तो उसे ही हम क्या कह देंगे, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहेंगे। किसके अनुसार, तो आरपी केंट साहब के अनुसार। दूसरी बात करेंगे सर हमारा एस ई थॉमस के अनुसार। थॉमस साहब ने कहा है, तो थॉमस साहब का डेफिनेशन बहुत ही प्यारा है और भी सरल है। उन्होंने लिखा है डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर इन टर्म्स एज अ बार्टर। यानी कि एस ई थॉमस के शब्दों में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी थॉमस साहब कहते हैं कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से विनिमय करेंगे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर एक्सचेंज कहेंगे। तो ये थे हमारे डिफिनेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। आगे हम परिचर्चा करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या क्या गुण हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के कुछ गुण भी है तो कुछ दोष हैं, यानी कुछ डिमेरिट है। तो पहला हम पहलू का चर्चा करेंगे दैट इज कॉल्ड द एडवांटेज ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। तो जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम है इसके कुछ एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज का जिक्र करें तो पहला एडवांटेज है सिंपल सिस्टम। ये बहुत ही सरल प्रणाली है। आप गांव में जाते होंगे तो गांव में आज भी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के थोड़े से नमूने आपको देखने को मिलते हैं। मैं तो पूरी तरह से नहीं कहते, गांव में लोग पैचा लेने जाता है, ठीक है, कि आप ऐसा कीजिए कि आप हमको मकई दे दीजिए, ठीक है, 2 केजी, और आप इसके बदले में आटा रख लीजिएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चल रहा है। ये बहुत सिंपल सिस्टम है, ओजा बदली जिसको हम लोग बोलते हैं। आप ये कुछ सामान रख लीजिए, इसके बदले में हमको ये वाला सामान दे दीजिए। तो ये हमारा सिंपल सिस्टम बहुत ही सरल है। दूसरी बात करें, प्रमोट्स म्यूचुअल कॉपरेशन। और यहां पर क्या होता है कि आपस में जो है आपसी सहयोग की वृद्धि होता है, यानी म्यूचुअल कॉपरेशन जो है वो डेवलप होता है, क्योंकि दो व्यक्ति आपस में जरूरत के अनुसार जो है वस्तुओं का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी कि विनिमय करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो फीचर्स है, नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। आपको याद रखना है कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम से जो है वो क्या नहीं होता है सर, तो नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यहां पर आर्थिक जो है असमानताएं नहीं देखने को मिलता है। या आर्थिक असमानताएं किसे कहते हैं, हम किसे कहेंगे, नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब क्या है, तो पहले इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब समझिए।
वर्तमान समय में आपको देखेंगे जब आप कोई खास करके जो कोई शहर में या आप जब कोई शहर की छोटी सी गली या कस्बे में जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि कोई घर जो है वो 4 मंजिला है, कोई घर 3 मंजिला है, और कोई ठीक उसी घर के बगल में जो आप देखते होंगे कि बहुत छोटा सा जो झोपड़पट्टी घर बना हुआ है। तो आप ये पाते होंगे कि देखिए एक जो व्यक्ति है उसका जो लेवल ऑफ इनकम बहुत अधिक है और एक व्यक्ति जिसका लेवल ऑफ इनकम कम है। ये कुछ और नहीं है, जो लेवल ऑफ इनकम का जो है वो कम और ज्यादा होना, ठीक है, पर्सन टू पर्सन जो वैरी करना, ठीक है, यही जो है वो क्या कहलाता है हमारा, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कहता है। जबकि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो बहुत कम था, न के बराबर था। नेक्स्ट बात करेंगे हम चौथा नंबर, पॉइंट नंबर 4, जिसमें बताता है कि जो हम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम है उसके माध्यम से जो है वो क्या होता था, तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन नहीं हुआ करता था। और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन किस चीज में सर, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। यानी इन्फ्लेशन यानी कि मंदी और डिफ्लेशन यानी कि जो है आपको जो इन्फ्लेशन यानी कि तेजी काल और जो डिफ्लेशन है यानी कि मंदी, तो मंदी काल और तेजी काल जो प्रॉब्लम्स एराइज होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम ये देखने को नहीं मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मंदी और तेजी काल दोनों ही इकोनॉमी के लिए जरूरी है, ठीक है। ये आप समझिए कि मंदी काल और तेजी काल जो है वो कुछ और नहीं है, ठीक है। ये आपका बीपी हाई और बीपी लो है। देखते होंगे जब इंसान का बीपी हाई हो गया यानी इन्फ्लेशन, बीपी लो हो गया यानी कि डिफ्लेशन। तो याद रखिएगा बीपी ज्यादा हाई भी अच्छा बात नहीं और बीपी का लो होना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इकोनॉमी में मंदी काल भी अच्छी बात नहीं है और इकोनॉमी में तेजी काल ये भी अच्छी बात नहीं है। और याद रखेंगे कि जब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपका बीपी लो हो जा रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। बीपी लो जाता है तो आपको जो है आराम से मस्त तरीके से जो है अपनी वाइफ को फोन लगा लेना है, ठीक है। जैसे ही आप वाइफ को फोन लगाएंगे, बीपी आपका लो है तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। और अगर आपका बीपी हाई है तो कुछ नहीं करना है, आपने साली साहिबा को फोन लगा के आराम से बात कर लेना है और आपका बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये थे सर कि बीपी हाई और बीपी लो के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम आपको आगे परिचर्चा में आपको बताएंगे कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो और जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो तो कैसे आप जो है इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को कम और डिफ्लेशन को जो है वो ठीक कर सकते हैं। ये सारी परिचर्चाएं हम आगे करेंगे। आगे हमारा जो है सर नेक्स्ट हमारा जो फीचर्स है दैट इज कॉल्ड द इजी फॉरेन ट्रेड पॉसिबल। और बार्टर एक्सचेंज सिस्टम से हम आसानी से क्या कर सकते थे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो संभव कर सकते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स थे और ये फीचर्स क्या थे सर, एडवांटेज थे हमारे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का। तो ये थे एडवांटेज ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। आगे हम परिचर्चा करेंगे दैट इज कॉल्ड द, हमारा जो आगे का जो परिचर्चा होगा दैट इज कॉल्ड द डिफिकल्टीज कह लीजिए या हमारा ड्रॉबैक कह लीजिए या आप कह सकती है मेजर प्रॉब्लम कह लीजिए या इसे डिमेरिट या लिमिटेशन कह लीजिए। इतने सारे शब्दों से आप इसे संबोधन कर सकते हैं। क्या क्या, या तो आप डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कह लीजिए, या तो ड्रॉबैक ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कह लीजिए, या आप लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कह लीजिए, या डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कह लीजिए। तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के कुछ जो है वो डिसएडवांटेज है। तो पहले हम डिसएडवांटेज की बात करें दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड्स, ठीक है, दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा डिफिकल्टीज की बात करें डिफिकल्टीज इन स्टोर ऑफ वैल्यू, क्रय शक्ति के संचय में कठिनाई, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे सर लैक ऑफ कॉमन एक्सपेक्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। और चौथा बात करें डिफिकल्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी, वस्तु विभाजन में कठिनाई। और नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 जो हमारा डिमेरिट है लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य हस्तांतरण का अभाव। और नेक्स्ट हमारा होगा पॉइंट नंबर 6 दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भावी भुगतान का अभाव। और ये सभी पहलुएं जो आपके सामने हमने यहां पर मेंशन किया है ये एक एक करके हम परिचर्चा करेंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि ड्रॉबैक्स, मेजर्स, प्रॉब्लम्स एंड मेन डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। तो अगर आप कॉपी किताब खोल के पढ़ रहे हैं या हमारी वाणी को अच्छे से सुन रहे हैं तो याद रख लेंगे कि झारखंड बोर्ड वाले या अदर स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे हैं आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जैक बोर्ड में ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि राइट द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम एंड डिफिकल्टीज या मेजर प्रॉब्लम या ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष बताएं। तो ये जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है या ड्रॉबैक है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम इसे लगा लेंगे सबसे पहले एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इंपॉर्टेंट। और जब हम इसे लगा लेंगे इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट की तरह हम इसे करेंगे तैयारी। तो सबसे पहला देखते हैं इन दिस सिस्टम कमोडिटी आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटी, यानी कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कुछ और नहीं है जबकि बार्टर एक्सचेंज
सिस्टम में, इन दिस सिस्टम कमोडिटी आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटी, यानी वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। एंड इट हैज द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स, इससे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, एक एक करके हम लोग परिचर्चा करेंगे। पहला लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ फंड्स, चाहतों के दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा जो हमारा दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य हस्तांतरण का अभाव। तीसरा जो हमारा जो है सर डिमेरिट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी भावी भुगतान का अभाव। चौथा जो हमारा है दैट इज कॉल्ड द डिफिकल्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी इन द कमोडिटी, वस्तु विभाजन में कठिनाई। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, क्रय शक्ति संचय में कठिनाई। और हमारा जो है पॉइंट नंबर 6 दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ कॉमन एक्सपेक्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। और ये जो हमारे जो टॉपिक्स हैं, ये जो हमारे ड्रॉबैक हैं, ये सारे ड्रॉबैक एक एक करके हम अभी डिस्कस करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ फंड्स। और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है सर, किसके, तो मेरे नहीं, किसके मेजर प्रॉब्लम है, तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के। तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का पहला मेजर प्रॉब्लम है जिसमें लिखा हुआ है सर कि लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ फंड्स, चाहतों के दोहरे संयोग का अभाव। आखिर में ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो बताता है कि डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट मींस दैट देयर शुड बी टू पर्सन who need the commodity for each other and ready to exchange them। ये बताता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो चाहतों के दोहरे संयोग जो है, इसमें कुछ नहीं करना है, बल्कि दो व्यक्ति होने चाहिए और दोनों व्यक्ति जो हैं वो आपस में रेडी टू एक्सचेंज हो, दोनों आपस में जो है वो क्या कर रहे, तो वस्तु को विनिमय करने के लिए क्या है, रेडी हो जाएं। लेकिन दोनों वस्तु जो है, दोनों व्यक्ति जो है वो वस्तु को रेडी, एक्सचेंज टू रेडी तभी तो होंगे जब दोनों की एक दूसरे की क्या होगी, आवश्यकताएं होगी। यानी दोनों को एक दूसरे की वस्तु जो लेन देन कर रहे वो दोनों क्या हो, आवश्यक हो। तो देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है जबकि व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तभी पॉसिबल है जबकि व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ में वो आपस में एक दूसरे को बदलने को तैयार हो। परंतु ऐसा संयोग हमेशा परस्पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, परंतु ऐसा संयोग सदैव संभव नहीं है। अब ये हमारे जो फार्मर है, जो किसान साहब हैं, इनके पास मस्त फर्स्ट क्लास जो है वो आपको आम दिख रहा है, ठीक है, और इधर जो हमारे पास जो ज्वेलर हैं, जो ज्वेलरी बना रहे हैं, ठीक है, इनके पास मस्त आभूषण आपको दिख रहा है। अब ये जो आम है, ये आम जो है, फार्मर को अगर ज्वेलरी की आवश्यकता है और ज्वेलर को आम की आवश्यकता है, और ये दोनों अगर आपस में रेडी टू एक्सचेंज हो जाएं, दोनों जो है आपस में जो है एक्सचेंज करने के लिए क्या हो जाएं, रेडी हो जाएं, तब तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए फार्मर जो है वो ज्वेलरी लेने के लिए तैयार है, लेकिन जो ज्वेलर है, जो बेचने वाला जो व्यक्ति है, जो ज्वेलरी बेचने वाला व्यक्ति है, उसे आम नहीं चाहिए, उसे क्लॉथ चाहिए, उसे कपड़ा चाहिए। तो बताइए ये प्रॉब्लम हुआ, यस या नो? तो जब फार्मर को और ये आपका जो ज्वेलरी बनाने वाला व्यक्ति जो है, अगर ये दोनों आपस में रेडी टू एक्सचेंज हो जाए, दोनों की वस्तुओं को आपस में जरूरत है और लेन देन करने के लिए तैयार हो जाए, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये सदैव ऐसा हुई हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति और के समक्ष जो दूसरी व्यक्ति है उसको सेम एक समय पर वही वस्तु चाहिए जो सामने वाला को भी चाहिए, तो ऐसा जो है वो पॉसिबिलिटीज नहीं होता है। दूसरी बात पर हम परिचर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा डिमेरिट है दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य हस्तांतरण का अभाव। ये बहुत बड़ा समस्या है वर्तमान समय में सर, ये बताता है। और ये समस्या को जो दूर किया वो कोई और नहीं बल्कि क्या है, तो हमारा दूर किया मनी। आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, जो ड्रॉबैक है ना बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का, जो ड्रॉबैक है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का, वही जो है वो मेरिट बन जाता है किसका, फंक्शन ऑफ मनी का। और वही तो है सर, यानी कि जो ड्रॉबैक है, जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो आपका लिमिटेशन है, ठीक है, जो डिसएडवांटेज है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का, वो सारे के सारे डिसएडवांटेज मेरिट में बदल जाते हैं किसके, मनी का। तो ठीक है, तो ये सारे बुराइयों को दूर कौन किया था, तो मनी किया था। तो पहले तो हम बुराइयां हैं क्या, पहले ये जान ले, फिर हम जानेंगे कि क्या है हमारे जो है वो क्या
क्या मनी के जो है वो फंक्शन है उसके बारे में जानेंगे। तो लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बताता है इन द बार्टर सिस्टम में इन द बार्टर सिस्टम देयर इज ऑल्सो डिफिकल्टीज इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का। The wealth on value cannot be transferred from one place to another place। ये बहुत गंभीर समस्या, आप समझिएगा कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के समय पे यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पास वेल्थ है यानी जो धन है उसे हम एक प्लेस से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे समझिए ये राम है और राम का घर आगरा में है, मस्त फर्स्ट क्लास जो है आपको घर दिख रहा है, हाउस दिख रहा है। अब बेचारा राम को जो है वो आगरा वाला जो घर है उसको बेच के जो है वो इलाहाबाद जो है वो शिफ्ट होना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में जो है वो जो राम है, ठीक है, वो तो बजरंगबली का जो है सहायता अगर मान लीजिए वो ले लेता है तो बजरंगबली की कृपा से बोलेगा जय श्री राम और एक बार पूरा घर को उठाएगा और उठा के इलाहाबाद पहुंच जाएगा। तो ये रियल लाइफ में तो पॉसिबिलिटीज नहीं है ना सर, यस या नो, ठीक है। यानी आप समझना पड़ेगा कि जो राम है, ठीक है, मिस्टर राम जो है, ठीक है, वो उनको क्या करना है तो वो अपने प्रॉपर्टीज को सेल करेंगे और सेल करने के बाद ही जो है वो इलाहाबाद आएंगे। तो ये बताता है कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में ये जो है वो पॉसिबिलिटीज नहीं था। सपोज वी हैव अ हाउस एट आगरा एंड वांट टू गो इट शिफ्टेड इन इलाहाबाद। आपके पास आपका घर है आगरा में लेकिन आप शिफ्ट होना चाहते हैं किधर, इलाहाबाद में। बार्टर सिस्टम डज नॉट allow this shifting but it is present day। बताता है कि बार्टर सिस्टम जो है वो अलाउ नहीं करता है शिफ्टिंग को, बट प्रेजेंट डे विद द डेवलपमेंट ऑफ मनी, लेकिन मनी के डेवलपमेंट होने के कारण वी कैन सेल द हाउस एट आगरा एंड बाय अ न्यू वन इन द इलाहाबाद। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का क्रय शक्ति का हस्तांतरण बहुत ही कठिनाई होती है। जैसा कि मान लीजिए कि एक मकान आगरा में है और हम इसे इलाहाबाद ले जाना चाहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत ऐसा करना संभव ना था, परंतु आज हम अपने आगरा वाले मकान को बेचकर मुद्रा राशि से इलाहाबाद में एक दूसरा मकान ले सकते हैं। तो ये जो थे हमारे जो कुछ बेहतर बार्टर एक्सचेंज सिस्टम जो है वो क्या क्या बेहतर कर लिया, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज। तो ये था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का दूसरा बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो हमें मनी ने जो है वो दूर कर दिया। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जिसमें हम बोलते हैं भावी भुगतान का अभाव। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। यानी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में जो है सर हम एडवांस में पेमेंट नहीं कर पाते थे। वही बात लिखा हुआ विद द कमोडिटी एक्सचेंज इट इज नॉट पॉसिबल हैव टू सैटिस्फैक्टरी यूनिट ऑफ फ्यूचर पेमेंट। यानी भविष्य में जो है हम पेमेंट नहीं कर सकते थे, यानी किसी व्यक्ति को सैलरी नहीं दे सकते थे, किसी को इंटरेस्ट नहीं दे सकते थे, किसी को लोन नहीं दे सकते थे, टैक्स यानी कर का भुगतान नहीं कर सकते थे। बहुत सी वस्तुओं का क्रय विक्रय ऐसे होते हैं जिनका भुगतान तुरंत ना होकर भविष्य में किया जाता था और भविष्य में हुए जाने वाले भुगतान को हम वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से संभव नहीं था। परंतु क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में सभी वस्तुओं का मूल्य स्थिरता का अभाव था। क्यों ऐसा नहीं पॉसिबल था? क्योंकि वहां पर क्या प्रॉब्लम था सर, मूल्य वस्तु विनिमय प्रणाली में सभी वस्तुओं का मूल्य की स्थिरता का अभाव था। लेकिन मनी में हमने ये प्रॉब्लम्स को क्या किया, दूर कर लिया। हम एडवांस में टैक्स पेमेंट भी कर सकते हैं, हम सैलरी रिसीव कर सकते हैं, सैलरी का पेमेंट कर सकते हैं, हम किसी को लोन दे सकते हैं, किसी को इंटरेस्ट दे सकते हैं। यानी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स था, ठीक है, यानी कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी भविष्य में होने वाले भुगतान का हम पेमेंट नहीं कर सकते, जो क्या कर लिया हम लोगों ने दूर कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा है सर दैट इज कॉल्ड डिफिकल्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी इन कमोडिटीज, वस्तु विनिमय या वस्तु विभाजन में कठिनाई। डिफिकल्टीज ऑफ डिवीजन इन कमोडिटीज, वस्तु विभाजन में कठिनाई, ये बहुत बड़ा समस्या है और ये मेरे को लगता है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का सबसे मेजर प्रॉब्लम है। क्या है इसको समझते हैं। बताता है कि अनदर डिफिकल्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम रिलेटेड टू द फैक्ट दैट ऑल कमोडिटीज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब डिवाइडेड और सब divided. If the commodity is divided, the utility is lost. बताता है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली में है सभी वस्तुओं को जो है आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सभी वस्तुओं को आप विभाजित नहीं करते हैं। अगर आप किसी वस्तु को विभाजित कर देते हैं, बांट देते हैं, तो उसका जो यूटिलिटी है, यानी यूटिलिटी क्या होता है सर, यूटिलिटी यानी कि जो पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, जो आपका पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका क्षय हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो वो आपको बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिविंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन
हैज अ गॉट, एक व्यक्ति जिसके पास बकरी है, ठीक है, आपको समझना है, एंड ही वांट्स बोथ व्हीट एंड क्लोथ, लेकिन उसको जो है वो क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए और भैया गेहूं चाहिए, ठीक है। अब उसको कपड़ा भी मिल जाएगा, गेहूं भी मिल जाएगा, विच आर अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, जो दूसरे वस्तु के पास अवेलेबल है, बट ही कट्स द गोट फॉर गेटिंग बोथ द गुड्स ही इंकर्स लॉसेस, लेकिन अगर वो बकरी को काट देता है और काटने के बाद जो है अगर उसको डिवाइड करके जो है वो लेने चला जाता है, तो वह जो यूटिलिटी है बकरी का उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स था, ठीक है। यही बात लिखा हुआ है कि विनिमय होने वाली वस्तुओं में कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, यदि उनका विभाजन किया जाए तो वस्तुओं की उपयोगिता यानी कि वस्तु की संतुष्टि में जो है वो क्या हो जाएगा, उसका मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। जैसे जीवित जानवर, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक बकरी है और वह इसके बदले में दो वस्तुएं लेना चाहता है, जैसे गेहूं और कपड़ा, ठीक है। ये वस्तुएं दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पास हैं, ठीक है, दो अलग अलग व्यक्तियों के पास हैं। तो उसके सामने समस्या आती है कि अगर वो बकरी को काट देता है या बकरी को दो हिस्से में बदल देता है या बांट देता है, तो क्योंकि वह बकरी को टुकड़े टुकड़े करेगा कि या टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा करेगा, तो उससे उसकी क्या होगा, हानि उठानी पड़ेगा। अगर एक टुकड़ा बेचारा वो गेहूं वाला किसान को दे देगा और एक टुकड़ा अगर क्लोथ वाला को दे देगा, तो इस प्रकार से बेचारा बकरी को अगर बीच से काटेगा तो बताइए इसका नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में यह सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम था, ठीक है, कि हम डिफिकल्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ कमोडिटीज, ये बहुत इशू था जो कि मनी ने इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा, दैट इज कॉल्ड द फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज इन स्टोर ऑफ वैल्यू। ये भी बहुत बड़ा समस्या है कि जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में, ठीक है, हम वैल्यूज को स्टोर नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पे समझिए, जो किसान है वो टमाटोज का उत्पादन किया, ठीक है, तो अगर टमाटोज को उत्पादन करता है तो अगर वो कोई भी टमाटर को कितने दिन तक रखेगा, 10 साल से तो 10 साल के तो लिए तो सुरक्षित रख नहीं सकता। आप बोलेंगे 10 साल, 1 साल सुरक्षित नहीं रखेगा। आप बोलेंगे सर 1 महीना सुरक्षित नहीं रह सकता है, चीजें खराब होने लगती है। तो समझिए अगर किसान 1 महीना तक सुरक्षित नहीं रख पाएगा तो 1 महीना बाद जो है उसको जब जरूरत पड़ेंगे तो वो कैसे एक्सचेंज करेगा, तो ये बहुत बड़ा इशू था। यही बात लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर पोटैटोज, यानी पोटैटोज को, टमाटोज को, ग्रेन्स को, एनएटीसी। सो इन केस ऑफ कमोडिटी इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपुल टू स्टोर देयर परचेजिंग पावर। और इस प्रकार से जो किसान है, जो व्यक्ति है, वो अपना परचेजिंग पावर को क्या कर सकता है, तो बहुत डिफिकल्टीज होता था उसको क्या करना, स्टोर करने में, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसान है, हम टमाटर का उत्पादन किए हैं और टमाटर जो है अगर मान लीजिए हमारे कुछ दिन बाद खराब होने लगेगा तो उसका परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। लेकिन मनी के केस में ऐसा नहीं है, हम इसे बेच देंगे और मनी को रखे रहेंगे और उसे हम बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे टेन्योर तक हम उसे क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक प्रमुख कठिनाई यह है कि भविष्य के लिए विनिमय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिकांश वस्तुएं क्षयशील प्रकृति की होती है। फलस्वरूप पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता तथा उत्पादन के कोई भी कार्य बड़े पैमाने पर संभव नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा, दैट इज कॉल्ड द अंतिम जो हमारा जो डिफिकल्टीज है, दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ कॉमन एक्सपेक्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या था कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर कोई वस्तु का लेन देन कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, तो उसके पास क्या समस्या था, वो ये सोच नहीं पाता था एक वस्तु के बदले में कितना, एक वस्तु के बदले में कितना। अगर मान लीजिए कि अगर हम गेहूं खरीदने गए हैं, हमको गेहूं का आवश्यकता है, तो अगर हम गेहूं ले रहे हैं 1 बोरा, तो अगर हम 1 बोरा गेहूं ले रहे हैं तो उसके बदले में कितना चावल देंगे, या उसके बदले में कितना कपड़ा देंगे, ठीक है, या उसके बदले में हम जो है वो जो हमारे पास अलग जो गुड्स है, ठीक है, वो हम कितना देंगे। तो ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था। यही बात यहां पे लिखा हुआ है, ड्यू टू लैक ऑफ कॉमन एक्सपेक्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी टू एक्सचेंज, ठीक है। यहां पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था एक्सचेंज करना, ठीक है। जैसे आज ये प्रॉब्लम दूर हो चुका है, आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं आपको मनी के टर्म्स में बता दिया जाता है। आप अगर पूछे जाते बताइए पेट्रोल कैसे, तो आप वहां पे बता दिया जाता है 99 रुपीज समथिंग, जो भी आपसे पूछा जाता है चीनी कैसे, आप आराम से बता देते 44 रुपए केजी। आपसे पूछता है कि आटा कैसे, तो मान लीजिए जो भी होता होगा, यानी 25 रुपीज केजी, तो 25 रुपए केजी, आप इसे
यानी सारा वैल्यूज को जो है मनी के टर्म्स में बता दे रहे हैं, लेकिन उस समय बता पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम से जो वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था, तो कितना वस्तु के बदला में कितना वस्तु का हम लेन देन करेंगे ये बता पाना बहुत ही कठिनाई वाली काम था। वही बात यहां पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हाउ विल बी डिटरमाइंड दैट हाउ मच वेट विल बी एक्सचेंज फॉर 1 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड द वाइस वर्सा। हिंदी की बात करें तो बताया कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य का कोई मापक ना होने के कारण विनिमय की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का मूल्य निश्चित करना एक कठिन काम था या है। उदाहरण के लिए यह कैसे निश्चित किया जाएगा कि कितने गेहूं के बदले 1 मीटर कपड़ा मिलेगा, 1 किलोग्राम गेहूं के बदले में कितना कपड़ा दिया जाएगा, यह बहुत ही बड़ा जो है वो समस्या था। यानी गेहूं है हमारे पास, उसके बदले में हमें कितना कपड़ा मिलेगा, कितना मीटर कपड़ा मिलेगा, ये दोनों जब आपस में एक्सचेंज होंगे तो ये कितना जो है वर्ड जो है ना कितना हमें मिलेगा, ठीक है, इनके पास एक प्रश्न जो है ये क्वेश्चन राइज हो जाता था। तो ये था हमारा लैक ऑफ कॉमन एक्सपेक्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, जिसे भी दूर कौन किया तो मुद्रा किया। हमने आपके साथ साझा किया कि जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे वही जो है हमारे मेरिट बन जाते हैं, किसके, मनी के। तो इतने सारे आपने चीजें बहुत ही अच्छे से चीजों को समझ लिया। इतना सारा प्यार देने के लिए दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।